नमस्कार साथियों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अपन चर्चा कर रहे थे और पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी चर्चा अपन ने की थी। तो उसको अपन ने दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो आज अपन राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है, इनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो भौतिक प्रदेशों में आज अपन चर्चा जो करेंगे वो ये वाला जो भाग था, ये पश्चिमी मरुस्थल था, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल था। इसकी चर्चा अपन ने पहले कर ली। और अब आज अपन जो दूसरी चर्चा करने जा रहे हैं वो है दूसरी चर्चा जो अपन करने जा रहे हैं उसमें ये अपना राजस्थान कुछ इस रूप में है। ये अपना अरावली पर्वत और ये वाला जो भाग है ये इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क, यानी पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है उसके ऊपर दो भाग किए थे। एक का नाम था पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, ठीक है, और दूसरा जो था वो है बांगड़िया अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है, बांगड़िया अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अपन ने इसकी चर्चा तो पहले कर ली है। इसको अपन ने दो भागों में बांटा था, ठीक है ना। एक तो बांटा था बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ठीक है, एक था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो था, एक जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते वो था, ठीक है। तो इसकी चर्चा अपन ने विस्तार से दोनों की कर ली है, ठीक है। अब अपन देखते हैं बांगड़ जो क्षेत्र है या अर्ध शुष्क जो भाग है उसकी चर्चा करते हैं। ये अर्ध शुष्क भाग है वो पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है। तो इसकी चर्चा अपन करते हैं। इसको पुनः चार भागों में बांटा गया है। जो अर्ध शुष्क भाग है उसको चार भागों में बांटा गया, ठीक है, चार भागों में बांटा गया है। तो चार भागों में पहला भाग जो है वो है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन कह दो चाहे गोडवाड़ कह दो, ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश। दूसरा जो भाग है वो है नागौर उच्च भूमि, ठीक है। तीसरा जो भाग है इसका वो है शेखावाटी प्रदेश और चौथा जो भाग है उसका नाम है घग्गर का मैदान। इस प्रकार से इसको चार भागों में बांटा गया है बांगड़ी या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। तो ये वाला जो भाग है ये तो हो गया पहला लूणी बेसिन, ये हो गया नागौर उच्च भूमि, ठीक है ना, और इसमें यह हो गया घग्गर का मैदान और ये हो गया शेखावाटी, ठीक है, ये नागौर उच्च भूमि और ये हो गया लूणी बेसिन, ठीक है, पहला। तो इसमें अपन बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अपन लूणी बेसिन इसकी बात करते हैं, फर्स्ट वाले भाग की बात करते हैं। लूणी बेसिन में क्या क्या है। यदि अपन लूणी बेसिन की बात करें इन चार भागों में से, सबसे पहले लूणी बेसिन की अपन बात करें तो यह लूणी जो नदी है अजमेर से निकलती है। हालांकि राजस्थान का जब अपवा तंत्र अपन पढ़ेंगे तो इससे विस्तार से अपन इसको देखेंगे। अजमेर में नाग पहाड़ से, अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है, ठीक है, और दक्षिणी
पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से निकल करके इस ओर आती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है इसमें जैसे कि जोजड़ी, मीठड़ी, जमाई, बांडी, गुइया, ठीक है, लीलड़ी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सहायक नदियाँ क्या है? लूनी की सहायक है, ठीक है। तो जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, बांडी, गुइया, लीलड़ी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसका जो लूनी नदी जो है, इसका यदि अपन अपवाह क्षेत्र देखें, अपवाह क्षेत्र जो है वो लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर में, लगभग कितना है? 34,000 वर्ग किलोमीटर में है। यदि हम इसका एग्जैक्ट देखें तो 34,866 है इसका, 34,866 वर्ग किलोमीटर में इसका अपवाह क्षेत्र है। अब ये जो जब बहती है तो इसकी यदि अपन देखें, ये इस साइड में आकर के आ रही है, तो मुख्य रूप से ये किन जिलों को प्रभावित करती है? तो अजमेर से निकलती है, इसके अलावा जोधपुर को प्रभावित करती है, पाली को प्रभावित करती है और बाड़मेर को, है ना। इन जिलों में ये प्रभावित होती है, तो इन जिलों को ये पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। दूसरा, यानी ये जो लूनी बेसिन वाला जो क्षेत्र है, जो लूनी बेसिन वाला ये जो क्षेत्र है ये वाला, तो इसमें यदि अपन देखें तो मुख्य रूप से इसकी जो सीमा है, इस साइड में तो पश्चिमी शुष्क, पश्चिमी शुष्क यानी 25 सेमी समवर्षा रेखा, क्योंकि हमने देखा है कि शुष्क और अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 25 सेमी समवर्षा रेखा अलग करती है। 25 सेमी समवर्षा रेखा दोनों को अलग करती है। पूछा गया प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटती है 25 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है। तो ये इसकी पश्चिमी सीमा हो गई। इसकी जो पूर्वी सीमा है या उत्तरी सीमा यदि देखें अपन, तो नागौर उच्च भूमि हो गई, ठीक है। उसके बाद में इसकी यदि अपन दक्षिणी सीमा देखें तो दक्षिणी में तो अपना ये बॉर्डर आ गया, ठीक है, सिरोही का जो पहाड़ी क्षेत्र वो आ गया। और उसके बाद में इसकी यदि अपन पूर्वी सीमा देखें तो 50 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है। तो ये इसकी सीमांकन करते हैं। लूनी जो बेसिन है उसकी सीमांकन है, ये नागौर उच्च भूमि आ गई, इधर ये पश्चिमी 25 सेमी समवर्षा रेखा आ गई, इधर 50 सेमी समवर्षा रेखा आ गई, और इधर ये सिरोही और जालौर जो है इधर की पहाड़ियाँ आ गई। इस प्रकार से ये इसको संपूर्ण रूप से है सीमांकित करने वाले क्षेत्र है, ठीक है। यदि अपन देखें इस भाग के अंदर, तो यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र भी इसमें है, ठीक है ना। तो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, तो मुख्य रूप से अपन देखें तो यहाँ जालौर व सिवाना की पहाड़ियाँ, इस भाग में जालौर व सिवाना की पहाड़ियाँ हैं, जो इस भाग के पहाड़ी प्रदेश के बारे में बताती है। और मुख्य रूप से यहाँ पे जालौर के अंदर आपको पता ग्रेनाइट चट्टानें कौन सी है यहाँ की? यहाँ पर ग्रेनाइट की प्रधानता है। ग्रेनाइट भी है, रायोलाइट भी है, ठीक है, और सिस्ट भी है, ठीक है। ग्रेनाइट, रायोलाइट और सिस्ट प्रकार की चट्टानें यहाँ पे इस भाग में पाई जाती है। तो ये थे जो अपन जिसको कहते हैं लूनी बेसिन, और या लूनी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। इस भाग में यदि अपन देखें, जो लूनी जहाँ बहती है, यहाँ से जब लूनी इस साइड में प्रवाहित होती है और उसकी सहायक नदी से मिलती है, तो जो लूनी प्रवाह है, लूनी का जो प्रवाह है उसका लगभग यदि अपन देखें तो 54% भाग जो है वो मैदानी है। लूनी का अपवाह क्षेत्र में मैदानी भाग कितना है? लगभग 54% भाग मैदानी है। और उसके बाद जैसे ही लूनी का प्रवाह है पश्चिम की ओर होता है, तो पश्चिम की ओर ये किसमें, यहाँ धुरों में या मरुस्थल में बदल जाए। इसका मैदान पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, तो धुरों या मरुस्थलों में बदल जाता है, ठीक है ना। यहाँ से यूँ ही आप इस साइड में बढ़ेंगे अपन, तो यहाँ ये इसका मैदान है धुरों में विलीन हो जाता है।
एक महत्वपूर्ण बात लूनी बेसिन के बारे में यदि अपन करें तो लूनी नदी जो है, लूनी का पानी बालोतरा बाड़मेर तक मीठा है, यानी इसका पानी बालोतरा बाड़मेर तक तो क्या है, मीठा है, और बाद में कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। बाद में कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, यानी बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा है, यदि यहाँ तक पहुँचती है तो ये मीठा पानी है इसमें, लेकिन उसके बाद में खारा हो जाता है। और खारा क्यों हो जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, यानी बालोतरा के बाद में खारा क्यों है, क्योंकि राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग है पूरा का पूरा, यहाँ की चट्टानें जो पाई जाती है, इन चट्टानों में नमक के कण पाए जाते हैं, नमक के कण विद्यमान है। ठीक है, तो ये नमक के कण पाए जाने के कारण जैसे ही लूनी का पानी इन चट्टानों के संपर्क में आता है तो नमक उसमें घुल जाता है और कैसा हो जाता है, पानी खारा या नमकीन हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला अर्धशुष्क जो मरुस्थल बांगड़ जिसको बोलते हैं, अर्धशुष्क मरुस्थल बोलते हैं, उसका जो पहला भाग है जिसको अपन ने लूनी बेसिन के रूप में देखा है। ठीक है, तो ये लूनी बेसिन है, इसकी ये प्रमुख विशेषताएं है। तो यहाँ पे लूनी का अपवाह क्षेत्र पूछते हैं तो 34,866 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछे, हालांकि नदियों के राजस्थान का अपवाह क्षेत्र अपन पढ़ेंगे तो लूनी और उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से कौन सी निकलती है और कहाँ मिलती है, विस्तार से अपन चर्चा इस पर भी करेंगे। ठीक है, दूसरा बिंदु, दूसरा भाग इसका देखें अपन। एक पहले वीडियो में कईयों के थोड़े से बच्चों की मिस्टेक जिन्होंने पढ़ा है, एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और यहाँ एक अपने डाला था ये भूल सुधार एक प्रकार की कि जो अलवर जिला है वो जयपुर संभाग में पड़े। अलवर जिला जो है वो किस संभाग में पड़े, ये थोड़ा सा ठीक कर लें, संभाग वाले में दे रखा है राजस्थान की मानचित्र जानकारी में, तो अलवर जिला जो है उसको किस संभाग में पढ़ना है, भूल से जो रेखांकन था थोड़ा सा गलत हुआ। और सवाई माधोपुर जो जिला है वो भरतपुर संभाग में पड़े। सवाई माधोपुर को किस में पढ़े, भरतपुर संभाग में पढ़े हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, इसमें लिखने में मिस्टेक हुई थी कि ये सवाई माधोपुर जो है भरतपुर में है और अलवर किस में है, जयपुर संभाग में है। ठीक है, दूसरा भाग जो अपन देखें, यानी जो अर्धशुष्क मरुस्थल जो है उसका एक भाग अपन देख लिया लूनी बेसिन, दूसरा भाग इसका देखें नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। ठीक है, नागौर उच्च भूमि की अपन बात करते हैं। इसमें क्या है देखिए, यह वाला जो क्षेत्र है ये नागौर उच्च भूमि है, ये वाला। ठीक है, तो नागौर उच्च भूमि की यदि अपन सीमांकन करें तो सीमांकन यदि करेंगे तो अपन देखें इसकी जो पश्चिमी सीमा जो है वो 25 सेमी समवर्षा रेखा, 25 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है, इसकी जो उत्तरी सीमा है वो किससे लग रही है, शेखावाटी से। ठीक है, इसकी जो दक्षिणी सीमा है किससे लग रही है, लूनी बेसिन से लग रही है। ठीक है, और इसकी पूर्वी सीमा है वो किससे लग रही है, 50 सेमी समवर्षा रेखा से। किससे लग रही है पूर्वी सीमा, 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो ये तो 50 सेमी समवर्षा रेखा हो गई, ये 25 सेमी हो गई, ये नागौर लूनी बेसिन की सीमा हो गई, ये शेखावाटी की सीमा हो गई। ठीक है, बीच में कौन सी है, नागौर उच्च भूमि। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से नागौर जिला शामिल है और इसके अंदर अपन देखें कि यहाँ जो है धरातल जो है किस तरह का है, मरुस्थलीय है, अर्थात किस तरह की मिट्टी मिलती है यहाँ पे, मृदा मिलती है बलुई, बलुई मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है,
नागौर उच्च भूमि के अंदर। यदि अपन पहाड़ियाँ यहाँ देखें कि इस नागौर उच्च भूमि में पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है, तो यदि आपने देखा है तो आप पाओगे आप कुचामन व नावा की पहाड़ियाँ, कुचामन और नावा की पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती है। ठीक है, किस भाग में? नागौर उच्च भूमि में कुचामन और नावा की पहाड़ियाँ पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन देखें यहाँ पे झीलें कौन कौन सी है, झीलों की बात करें तो यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती है भाई, खारे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलों में अपन देखते हैं नागौर उच्च भूमि में डीडवाना, कुचामन, नावा और सुजानगढ़, इन झीलों में खारा पानी है। तो ये सारी खारे पानी की झीलें हैं जिससे नमक प्राप्त किया जाता है, नमक की प्राप्ति की जाती है। ठीक है ना, और ये सारी खारे पानी की झीलें हैं। और ये खारे पानी की नागौर उच्च भूमि में झीलों का मतलब क्या है कि ये इसको टेथिस सागर से जोड़ते हैं। प्राचीन समय में जो यहाँ जो सागर की उपस्थिति थी उसको माना जाता है टेथिस सागर की उपस्थिति। कई बुक्स में ये आता है कि ये जो खारे पानी के अवशेष है टेथिस सागर के अवशेष के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं बता दूँ आपको कि ये टेथिस सागर यहाँ पे इसके अवशेष है वो एक अपवाद स्वरूप नहीं माने जाते हैं। यहाँ अपवाद क्या है कि सागर के पानी में सोडियम नहीं होता, मैग्नीशियम होता है। ठीक है ना, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? मैग्नीशियम होते हैं, बल्कि यहाँ के खारे पानी में क्या है? सोडियम की मात्रा अधिक है। तो यदि ये देखें तो यहाँ सोडियम की मात्रा ज़्यादा है और समुद्र के पानी में ज़्यादा क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो ये बात इसको खंडित करती है कि यहाँ पहले ये सागर के अवशेष रहे हैं। अब जो भी है, ठीक है, ये इसका खंडन भी करते हैं और कई बुक्स में ये भी आता है कि ये जो बात झीलें हैं वो टेथिस सागर के अवशेष के रूप में आज भी अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे नागौर उच्च भूमि में यदि अपन खनिज देखें कौन कौन से निकलते हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से खनिज देखें तो जिप्सम भी निकलता है। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे जिप्सम की मात्रा है वो निकलता है और कई स्थानों पर बलुआ पत्थर भी निकलता है, पत्थर भी निकलता है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ मात्रा में कई जगह जिप्सम के भंडार भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नागौर उच्च भूमि का प्रमुख क्षेत्र है। और उद्योग धंधों की बात करें अपन इस भाग में तो यहाँ जैसे सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर के अंदर, यहाँ सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है और यहाँ पे सीमेंट बनती है। और भी अन्य उद्योग में जैसे सोडियम सल्फेट के कारखाने हैं, नमक उद्योग है, सोडियम सल्फेट के कारखाने, ठीक है ना, वो भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये नागौर उच्च भूमि जो थी उसकी विस्तृत जानकारी अपन देखें तो ये इसमें विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है, फिर अगला बिंदु है, अगली बात करेंगे अपन शेखावाटी की। ठीक है, तो अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा का पूरा कोर्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अपनी जो लेब असिस्टेंट की वैकेंसी है उसका विस्तार से करवाया जाएगा। तो ज़रूर जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तीसरा पॉइंट है शेखावाटी। तो तीसरा बिंदु इसका है शेखावाटी बेसिन या प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, प्रदेश कह दें इसको, शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, तो ये जो प्रदेश है शेखावाटी यदि अपन बात करें तो मुख्य रूप से ये 3 जिलों में फैला हुआ है। ये प्रदेश सीकर, मुख्य रूप से ये प्रदेश है सीकर, चूरू, झुंझुनू भी फैला हुआ है। ठीक है ना, सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों जिलों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? शेखावाटी कहलाता है। ठीक है ना, तो ये चूरू, ये झुंझुनू और यहाँ सीकर, इस पर तीनों को मिला करके कुछ भाग इसका नागौर का भी इसमें आता है। तो इसको बोलते हैं शेखावाटी क्षेत्र। सीकर, चूरू, झुंझुनू
शिक्कर चुरू झुंझुनू है। तो यहाँ 3 जिले में फैला हुआ है शेखावाटी, शिक्कर चुरू झुंझुनू। तो इसमें यदि अपन देखें तो सीमांकन इसका देखें, सीमांकन इसका यदि अपन देखें तो इसकी देखो उत्तरी सीमा जो है घग्गर का मैदान, ये देखो अपने ये घग्गर का मैदान है, उत्तरी सीमा इसकी लगती है, ठीक है। और पश्चिमी सीमा वही 25 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है। पूर्वी सीमा की बात करें तो वही 50 सेमी समवर्षा रेखा, क्योंकि 50 सेमी समवर्षा रेखा तो अरावली पर्वत श्रृंखला को और पश्चिमी जो रेगिस्तानी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको अलग करती है। और 25 सेमी समवर्षा रेखा मैंने बताई थी आपको, इससे मरुस्थल को ही 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और दक्षिणी सीमा देखिए इसकी, तो नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, ठीक है। इस प्रकार से इसके ये सीमांकन इसका हो गया, ठीक है। अब यहाँ का यदि अपन देखें अपुआ है, तो यहाँ मुख्य रूप से इस भाग में कांतली नदी बहती है। शेखावाटी की प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली। इसके अलावा रूपनगढ़, मेंढा, ठीक है ना, ये नदियाँ भी यहाँ प्रवाहित होती है। 2-3 नदी और है इसके साथ सहयोगी नदियाँ। अन्य नदियों में देखें अपन तो रूपन नगर, मेंढा, खारी और खंडेला, ठीक है ना। कांतली, रूपनगर, खारी, खंडेला, मेंढा, ये नदियाँ जो है ये, इसमें कांतली नदी तो उस खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, विस्तार से अपन अफवाह में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। खंडेला की पहाड़ी से ये जो नदियाँ हैं रूपनगर, मेंढा, खारी और खंडेला जो नदियाँ हैं ये सांबर झील में गिरती है। किस में गिरती है? सांबर झील में गिरती है। और सांबर झील अपने जयपुर के अंदर स्थित है। और राजस्थान में सबसे अधिक नमक जो पैदा करती है वही है, कुल नमक उत्पादन का 8% नमक यही सांबर झील से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो यह इसका अपवा क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है अपना शेखावाटी, इसमें मुख्य रूप से स्थलाकृतिक प्रदेश देखें तो यहाँ बरखान बालू का स्तूप खूब पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप, यानी यहाँ शेखावाटी में अपना जो शिक्कर का जो कांतली का क्षेत्र है, कांतली नदी का जो क्षेत्र है, कांतली व मेंढा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इन दोनों प्रवाहों में क्या मिलते हैं? बालू का स्तूप बरखान खूब मिलते हैं, ठीक है ना। तो बरखान है, प्रवेलिक है, अनुप्रस्थ है, शीप है, इनकी विस्तार से चर्चा अपन करेंगे जब पवन द्वारा प्रवाहित स्थल रूपों की बात करेंगे। तो ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी पूरी चर्चा अपन करेंगे। आकृति मैंने इनको बताई थी आपको कि इस प्रकार किसी शेप, 2 और सिरे निकले हो और इस प्रकार से ये एक प्रकार से ये जो बालू का स्तूप इस तरह का होता है अर्धचंद्राकार, इसको क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं, ठीक है। तो ये खूब पाए जाते हैं अपने शिक्कर में, कांतली और मेंढा नदी जो है इसके प्रवाह क्षेत्र में। इसके अलावा इस पूरे के पूरे भाग में शिक्कर चूरू में जो ये बरखान की उपस्थिति है बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ पे यदि अपन देखें तो वनस्पतियाँ भी अच्छी है, वनस्पतियाँ इस भाग में खूब मिलती है, जैसे खेजड़ी है, किक्कर है, ठीक है ना। शिक्कर के निम्न में आम है, ठीक है, खजूर है, तो ये खूब वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। रोइडा है, नीम है, बरगद है, तो ये सारे वृक्ष यहाँ पे मिल जाते हैं। तो खूब वनस्पतियाँ इस प्रदेश में देखने को मिलती है। तो यह शेखावाटी प्रदेश है और इसको अपन शेखावाटी के नाम से पुकारते हैं। अगला जो भाग है इसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का यदि अपन देखें तो उसका नाम है जी घग्गर का मैदान। चौथा बिंदु इसका अपन देखें तो उसका नाम है ये घग्गर का मैदान।
घग्गर का मैदान। ठीक है, घग्गर के मैदान की चर्चा अपन करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे है, ये घग्गर का मैदान, 2 जिले यहाँ पे है। एक का नाम है गंगानगर, एक का नाम है हनुमानगढ़। और लगभग 75% घग्गर का जो मैदान है इन्हीं 2 जिलों में पाया जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी जो है हिमाचल से निकलती है, हिमालय से निकलती है और पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है इधर से प्रवाहित होती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और इन दोनों जिलों को ये मुख्य रूप से कहें तो मैदानी बनाती है। क्या बनाती है इसको? दोनों जिलों को ये मैदानी बनाती है, क्योंकि इस भाग में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल और उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप करती है। और उसके बाद में ये हनुमानगढ़ से आगे कभी कभी तो ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, लेकिन लगभग ये यहीं विलुप्त हो जाती है। इसको जो घग्गर नदी है इसको मृत नदी भी कहा जाता है। इसके बारे में पौराणिक ग्रंथों में अवशेष है। यदि अपन प्राचीन ग्रंथों में इसके यदि अवशेषों की बात करें तो ये प्राचीन जो सरस्वती नदी है, प्राचीन सरस्वती नदी जो है का रूप मानी जाती है कि प्राचीन समय में यहाँ पे कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी बहती थी। और उसी का रूप आज भी ये घग्गर नदी के रूप में प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, जो हिमालय से निकल करके और अरब सागर में अपना जल गिराती थी, उसी रूप में आज घग्गर नदी है जो प्रवाहित हो रही है। और यदि हरियाणा की बात करें अपन तो हरियाणा में घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी के पार्ट को नाली बोलते हैं। हरियाणा में इसको क्या बोलते हैं? नाली के नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो पार्ट प्रवाह क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं? नाली के नाम से पुकारा जाता है। इसके बड़े फायदे हैं, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है दोनों के अंदर, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों के घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो यहाँ से सिंचाई की सुविधा बढ़ गई। इससे क्या है? सिंचाई सुविधा बढ़ गई। और सिंचाई सुविधा बढ़ी, दोनों जिलों में फसलें होने लगी। कौन कौन सी फसलें होने लगी? यहाँ पे मुख्य रूप से गेहूँ, गन्ना, चुकंदर, ठीक है ना, अनानास खूब मात्रा में यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो खूब सारी ये फसलें यहाँ देखने को मिलती है। गेहूँ, गन्ना वगैरह, चुकंदर आदि की खेती यहाँ पे की जाती है। तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसके आने से बहुत फ़ायदा हो गया है। और ये जो घग्गर नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र है, इससे हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिले हैं जो कैसे हो गए? एक प्रकार से मैदानी हो गए हैं और उपजाऊ हो गए हैं। मैदानी प्लस उपजाऊ। ठीक है, इसका सीमांकन यदि अपन करें तो इसका सीमांकन दक्षिण में, एक साइड में तो पाकिस्तान की सीमा ये लग गई, दूसरी साइड में पंजाब हरियाणा की सीमा लग गई, और एक और में ये शेखावाटी की सीमा लग जाती है। और कुछ भाग जो है इसका यहाँ इसकी सीमा कैसे लगती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का यदि अपन भाग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यह भाग इसलिए है क्योंकि ये घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है काफ़ी अधिक उपजाऊ और महत्वपूर्ण है। यहाँ उपजाऊ होने के कारण कृषि कार्य अच्छा होता है, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और वैसे भी ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो आजकल हरा भरा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जो आई है, इंदिरा गांधी नहर के आने से बहुत अधिक प्रदेश, ये प्रदेश है वो हरा भरा हुआ है, समृद्ध हुआ है, लोगों का जो जमाव है यहाँ पे बढ़ा है। इस नहर के बारे में अपन बहुउद्देशीय राजस्थान की परियोजनाएं पढ़ेंगे, सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तो विस्तार से इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कितनी इससे लिप्त नहरें हैं, कितनी शाखाएं हैं, कब निकाली गई, कैसे निकाली गई, क्यों निकाली गई, सारे बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। अभी अपन देख रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके 2 भाग देखे अपन ने, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, और दूसरा हो गया अर्ध शुष्क जो भाग था बरखान, उसके 4 भाग, लूणी बेसिन अपने देखा, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी और घग्गर का मैदान। ठीक है, अगले वीडियो में अपन देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला।
अरावली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, इसको 3 भागों में बांट देंगे। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे है, किस भाग में कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी है, कौन से खनिज निकलते हैं, कितनी जनसंख्या रहती है, विभिन्न पहलुओं पर अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आप देखते रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए देखते रहे मिशन ज्योग्राफी।